तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। हमारे पास और क्या क्या था, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये जितने भी तुम्हारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये कोलॉइड्स के लिए नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? ठीक है, नहीं चलते का मतलब क्या है कि आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यूज शोन बाय ट्रू सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं, तो नंबर कम होता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही चीज है जो नंबर पे डिपेंड करती है। आ रही ना बात समझ में? नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर पे। और जब बड़ा पार्टिकल है तो नंबर कम होगा, नंबर कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो कम आता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये पैराग्राफ यस तक सर। आपको डाउट? ठीक है, आ जाओ जी। नेक्स्ट देखना है तुम्हारे पास क्या, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं ना, वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ पार्टिकल। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिग पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो डिफ्लेक्ट करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये ऐसे आया और ऐसे करके मुड़ गई। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तुम्हारे पास डिफ्लेक्ट करते हैं हर एक डायरेक्शन में। तो जब कोई चीज हर एक डायरेक्शन में करती है तो वो चीज वही हो जाता है ना कि कॉमन, नॉर्मल हो गया, वो तो हर एक जगह वही चीज कर रहा है वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको पता नहीं होगा ये चीज कि ये छोटे पार्टिकल्स भी टिंडल इफेक्ट करते हैं, बट उनका इफेक्ट विजिबल नहीं होता है। वो भी स्कैटर कर रहे होते हैं लाइट को, है कि नहीं है? क्या आपने ये वाली बात सुनी थी? आपने यही सुना होगा, बड़े पार्टिकल्स ही करते हैं, है ना। चलो जी। So if the homogeneous solution placed in dark is observed in the direction of light, it appears clear, and it is observed from the direction of right angles, the direction of light beam, it appears perfectly dark. ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने ऐसे लाइट को पास किया किसी थ्रू होमोजेनियस सॉल्यूशन में, तो ऐसे सीधे से देखा तो आपको लाइट दिखेगी, साइड से देखा तो कुछ नहीं दिखेगा। Colloidal solutions viewed in the same way may appear reasonably clear or translucent by transmitted light, but they show a mild to strong ओप्लेसेंस। ओप्लेसेंस समझ में आ रहा है कि जिसमें थोड़ा बहुत ऐसे धुंधलापन की बात कर रहे हो, यानी थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं आता, उसकी बात कर रहे हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। Certain solutions viewed in the same way may appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, transmitted जो सीधे सीधे लाइट जा रही है, but they show mild to strong, कि भाई देखो यहाँ पर वो थोड़ा सा अलग हो सकता है साइड से। अगर आप देखोगे तो, अगर ये ग्लास रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, अगर पास ग्लास है तो लाइट अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ का लाइट कुछ और होगा, और इस तरफ जो आप ऐसे देख रहे हो इधर से कुछ और कलर निकल के आएगा, और इधर से अगर आप देखोगे तो कुछ और कलर निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आएगी? है ना। और ऐसा यस क्यों सर। हो रहा होगा? क्योंकि जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, लाइट को स्कैटर कर रहा होगा। व्हेन व्यूड एट राइट एंगल्स, ठीक है, द पाथ ऑफ द बीम इज illuminated by a bluish light. This effect was first known by Faraday and later known detailed by Tyndall and is known as Tyndall effect. The bright cone of the light is called the Tyndall cone. ठीक है, ये तुम्हारे पास Tyndall cone है, ये वाला पोर्शन। टिंडल कोन कैसे, अब आप सोचो ये सर टिंडल कोन कैसे बन रहा है। अब बस लाइट का मेजर बात करें कि लाइट आपके पास ऐसे जा रहा है, लाइट जो पड़ रहा है उसके ऊपर, उसके लिए बोल रहे हैं ये द इफेक्ट is due to the fact that colloidal particles scatter light in all directions in space. The scattering of light illuminates the path of the beam in the colloidal dispersion. वो कह रहा है कि जैसे आप लाइट को भेजते हो, लाइट स्कैटर होना शुरू होती है, स्कैटर होती है तो लाइट का डायरेक्शन दिखना शुरू हो जाता है, लाइट का पाथ दिखना शुरू हो जाता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल। आपने देखा होगा घर पे कई बार जब धूप आती है तो मिट्टी के पार्टिकल्स हवा में दिखते हैं, वो देखा है आप लोगों ने, यस यस सर। सर। है ना। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट, देखो जिस लाइट को वो स्कैटर कर रहा है उसके आसपास होना चाहिए उसका वेवलेंथ, है कि नहीं। लाइट का वेवलेंथ होता है, जो विजिबल लाइट होती है वो होती है 400 टू 750 नैनोमीटर में। ये विजिबल लाइट का वो रेंज है। तो जो पार्टिकल भी है वो भी इसी के आसपास होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, नॉट मच स्मॉलर मतलब आसपास होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आपके पास एक ग्लास भर के पानी है, और उस पानी में अगर आप कोई लेंस डालते हो ना, कई बार तो वो लेंस गायब हो जाता है, आपने नोटिस किया? आप इसको वैसे समझ सकते हो कि आपने वाली बॉल्स देखी होंगी जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, जब आप उसको डाल दो ना तो कई बार वो दिखना बंद हो जाती है।
देखा आप लोगों ने? यस सर। यस है? सर। वो दिखना बंद क्यों हो जाती है? ये आपको लाइट में सिखाया जाता है जब आप फिजिक्स पढ़ोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की चीज होती है कि लाइट को कितना बेंड किया जाता है। अगर दो चीजें लाइट को सेम तरीके से बेंड करती हैं तो वो एक साथ ना गायब होना शुरू हो जाती है। आप ऐसा हो सकता है कि कई बार आप किसी ग्लास को पानी के अंदर डालो और वो ग्लास दिखना ही बंद हो जाए। आई बात समझ में? ये चीज समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि कई बार चीजें पानी में जाके से गायब सी हो जाती हैं। ग्लास के साथ अक्सर ऐसा होता है। क्लियर? यस यस सर। ठीक है। तो ओवरऑल जो भी हमने पढ़ा इसका जो खास बात क्या है? खास बात ये है कि जब हम लाइट को ऐसे भेजते हैं लाइट की स्कैटरिंग होती है। लाइट की स्कैटरिंग होती है तभी जब पार्टिकल का साइज लाइट के साइज के लाइट का जो वेवलेंथ है उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है या आसपास होता है। जब ये स्कैटरिंग हो रही है तो स्कैटरिंग करने के बाद दो तरीके से आएंगे। एक तो ट्रांसमिटेड लाइट दिखेगी और एक तो हमारे पास कौन सी लाइट दिखेगी आपको ऐसे साइड से। वो जो क्या हो गया, कौन सी लाइट होगी वो, क्या नाम देंगे इस लाइट को? स्कैटर्ड रिफ्रैक्टेड। लाइट। हाँ, स्कैटर्ड लाइट की बात करें। क्या कोई डाउट है किसी को? ये तुम्हारे पास टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट के टाइम पे जब स्कैटरिंग होता है तो हमें लाइट का पूरा जो पाथ है वो पाथ विजिबल हो जाता है ना। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा देखा जाता है। बाकी सब में भी हो रहा होता है पर सस्पेंशन में तो बहुत ही कम हो रहा होता है। आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें भी हो रहा होता है। स्मॉल पार्टिकल्स हर एक डायरेक्शन में करते हैं तो दिखता नहीं कुछ उसमें, इसमें दिख जाता है। चलो जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टिंडल इफेक्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। एक टिंडल इफेक्ट टू सेट अप एन apparatus known as ultra microscope. An intense beam of light is focused on the colloidal contained in the glass vessel. The focus of light is observed at right angles to the beam. एक बार यहाँ तक रीड करके देखो आप, इसमें और कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पहले ही आता है। इंडिविजुअल colloidal particles appear as bright stars at a dark background. Ultra microscope does not render the actual colloidal particles visible but only observe the light scattered by them. ये है ये वाला पॉइंट। कह रहा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमें वो नहीं दिखता कि पार्टिकल क्या, हमें उसकी लाइट दिखती है। Thus, the ultra microscope does not provide any information about the size and the shape of colloidal particles. चलो जी। एक बार पूरा यहाँ तक रीड करके देखो, किसी भी लाइन में डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, डन। यस सर। यस सर। आ जाओ जी। आगे नम्रता, कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? नम्रता, साक्षी, नो सर। पढ़ रहे हो ना आप लोग? यस सर। चलो। ख्याति, कोई दिक्कत? नो सर। लोना? नो सर। ठीक। आ जाओ जी। कलर के बारे में बात करते हैं। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल्स। अब जैसे कि जो स्काई है ना, ये स्कैटरिंग तो बहुत तगड़ा ही फिनोमेना है पूरा। अब लाइट जब पढ़ोगे तो पढ़ना जरूर बहुत अच्छे से। तो जो आपका स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करता है। आपने देखा होगा कई बार जो आपका पूरा पानी है वो पानी भी ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों? क्योंकि ब्लू को स्कैटर किया जा रहा है। जिस भी कलर को स्कैटर करेंगे वो कलर दिखना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारे पास क्या, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। क्यों? साइज पे कि भाई जितना बड़ा पार्टिकल होगा वो उतना डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को जाके वो करेगा, उसको क्या कहते हैं। अगर तुम्हारा पार्टिकल का साइज बड़ा है
तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ को भी बड़े को स्कैटर करेगा। पार्टिकल का साइज छोटा है तो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेगा। ठीक। नेचर ऑफ पार्टिकल इज, तुम्हारे पास कैसा पार्टिकल है, आयनिक है तुम्हारा, आपका एग्रीगेटेड है, मल्टी मॉलिकुलर है, मैक्रो मॉलिकुलर है, ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है। द कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस विद द मैनर ऑफ द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। मतलब कि आप ट्रांसमिटेड लाइट देख रहे हो कि पार होके आ रही है लाइट, या फिर आप साइड से देख रहे हो, ये सब बातों पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर appears blue when viewed by the reflected light and red when viewed by the transmitted light। कि अगर आप साइड से देखोगे तो साइड से आपको क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, और सीधे से देखोगे तो रेड दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आई? Finest Yes, sir. gold sol is red in color. As the size of the particle increases, it becomes purple, then blue, and finally golden। देखा? और इसी वजह से गोल्ड सॉल को पर्पल ऑफ कैसियस भी बोला जाता है। साइज के हिसाब से देखो, सब बहुत ही छोटा होगा तो रेड, बड़ा किया तो पर्पल, और बड़ा किया तो ब्लू, और बड़ा किया तो गोल्डन हो गया। ठीक है। पर्पल ऑफ कैसियस क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्पल कलर को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और एक बार चेक कर लो थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिल्क वाली बात। पर्पल ऑफ कैसियस गोल्ड सॉल के लिए, गोल्ड सॉल्स के लिए ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रहा है। देखो लैम्डा, जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखा, विबग्योर होता है, विबग्योर, वेवलेंथ ऐसे बढ़ रहा है, होगा कि नहीं होगा? पार्टिकल साइज Yes, sir. बढ़ने पे वेवलेंथ कम वाले को वो करना शुरू कर रहा तो है, हल्के पार्टिकल वाले साइज बढ़ने पे कम वेवलेंथ वाला ट्रांसमिट होगा स्कैटर, को स्कैटर होगा। और ज्यादा वेवलेंथ वाला वो ट्रांसमिट हो जाएगा। यस, यस, मतलब उसमें से देखो, ये वाली चीज को एक एक करके, जो बहुत ही पतला है तो वो रेड लाइट को कर रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो तुम्हारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो तो एनर्जी वाइज है बच्चे, वो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि, यस सर। है ना। इसको यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। और रेड वाला पार्टिकल सबसे छोटा है, तो रेड वाले की एनर्जी बहुत तेज होगी। तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना, लैम्डा से इनवर्सली जब चलता है ना एनर्जी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो रेड वाले को स्कैटर करना सबसे मुश्किल है, आप ऐसे समझो। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यस रेड सर। वाले को स्कैटर करना सबसे मुश्किल है, तो रेड वाले में जो पार्टिकल है वो सबसे छोटा वाला लग रहा ओके सर। है ना? अभी क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, यस सर। है ना? अब उसके बाद जो एनर्जी वो कम हो जाएगी तो फिर उसको थोड़ा बड़ा वाला पार्टिकल भी हिला सकता है। फिर उसके बाद और एनर्जी यस कम हो सर। जाएगी, थोड़ा और बड़ा वाला पार्टिकल हिला सकता है। क्या इशिका ये वाली बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बता दो, नहीं आई हाँ, समझ। आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, जो एनर्जी वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, विबग्योर वाले केस में तुम्हारे पास जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी तुम्हारे पास जितना भी, मतलब आप समझ सकते हो रेड वाले को स्कैटर कराना मुश्किल है। रेड वाले को स्कैटर कराना मुश्किल है, तो रेड वाले को स्कैटर कराना मुश्किल है, तो जो पार्टिकल साइज वो सबसे छोटा वाला ही रेड वाले को स्कैटर करा पाता है। यारी बस सबसे छोटा वाला रेड वाले को स्कैटर करा पाता है। जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ता रहेगा तो आपको स्कैटर कराना आसान होता रहे। आप ये देखो कि जो स्काई है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि स्काई में जो कलर, जो पार्टिकल साइज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, अच्छे खासे बड़े होंगे वहां पे, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं? आ जाओ इधर देखो। यस सर। अब बस ऐसे देखो, ये वाली बात समझो, जैसे जैसे मैं पार्टिकल साइज को बढ़ाता जा रहा हूँ। अच्छा अब ये बताओ, रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं? रेड लाइट को हम हर जगह क्यों यूज करते हैं? रेड लाइट बहुत दूर तक दिखती है कि नहीं दिखती है? ये बात को पता है कि नहीं पता? यस सर। क्यों दिखती है? क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। ऐसे ना कि तुम्हारे पास वो कोई स्कैटर नहीं कर पाता रेड लाइट को जल्दी। आई बात समझ में? यस सर। क्यों यस नहीं सर। कर पाता रेड लाइट को स्कैटर? क्योंकि इतने छोटे वो पार्टिकल से भी ज्यादा वो होती है कि पार्टिकल बड़े हैं, बड़े पार्टिकल रेड लाइट को नहीं कर पाते। बड़े पार्टिकल जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका साइज बड़ा होगा, रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्लू ब्लू को तो कर देते हैं ना वो।
ब्लू को तो कर देते, तभी स्काई ब्लू होता है तुम्हारे पास, आपका वाटर बॉडीज ब्लू होता है। तो रेड वाला सीधे जाता, इवन देखो रेड वाले का जो डिफ्लेक्शन होता था वो भी बहुत कम होता था जब हम इसके थ्रू जाते थे, याद है? डिस्पर्जन में भी रेड वाला बहुत कम होता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारा रेड वाले का जो मूवमेंट है वो ऐसा रहेगा, जो ब्लू वाला था वो काफी ज्यादा हो जाता था, याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस वजह से मैं आपका कह रहा हूँ कि रेड वाले को स्कैटर कराना सबसे मुश्किल है। तो उसमें जो पार्टिकल साइज है वो सबसे छोटा वाला लग रहा है, जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल साइज होता है वो रेड को स्कैटर कराएगा। जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज बढ़ता जा रहा है तो आपके पास विबग्योर वाला ही वर्जन चल रहा है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? अभी क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है। तो रेड वाले को स्कैटर कराने के सबसे मुश्किल, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे दूसरे वाले आते जा रहे हैं। कुछ ऐसा सा आया भाई, किसी को डाउट है तो हम उसको दोबारा देख सकते हैं, आसान शब्दों में भी देख सकते हैं। भाई ख्याति सताक्षी क्लियर है आप दोनों को? यस सर। यस सर। ये ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं। तो ब्राउनियन मोशन क्यों होता है पहले तो ये समझ लो, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आपका अनबैलेंस फोर्सेस है, तो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से कि बम्बार्डमेंट होता रहता है, कि कोई किसी पे ऐसे करते करते आपका लड़ता रहता है ना, ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, जैसे धक्का देते तो चीजें हमेशा चलती रहती हैं। When colloidal solutions are viewed under a powerful microscope, the colloidal particles appear to be a state of continuous zigzag motion all over the field view. The motion was first observed by British botanist Robert Brown and is known as Brownian motion. This is independent of the nature of the colloid but depends on the size of the particle and viscosity of the fluid. साइज ऑफ द पार्टिकल कैसे कि पार्टिकल साइज कितना बड़ा है उसके उसके हिसाब से वेलोसिटी डिसाइड हो, बड़ा पार्टिकल है धीमे चलेगा, छोटा पार्टिकल है तेज चलेगा। विस्कोसिटी कैसे कि भाई आपने हनी के अंदर पार्टिकल्स डाल रखे हैं, आपने पानी के अंदर डाल रखे हैं, आपने पेट्रोल के अंदर डाल रखे हैं, आपका सोल्यूशन कैसा है, वो लिक्विड कैसा है। स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज द मोशन। ठीक है। क्या किसी को डाउट है इसमें? आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना बोल के बताओ भाई, हाँ यस यस। बताओ। सर। हाँ भाई। सर मुझे एक चीज पूछनी थी अपने वाले पॉइंट से। हम्म। सर मैंने मतलब कि 10th में या फिर कहीं पर मतलब ये पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में कि जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल उसे स्कैटर कर पाते हैं, स्मॉल हाँ वाले हाँ। नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ पक्का? तो मतलब इसलिए उसको डिफिकल्ट होता है शायद। शायद मैंने यही पढ़ा था, मुझे इतना याद है, ना क्योंकि ना ना। वेवलेंथ जो होती है ऐसे करके मतलब पार्टिकल्स के ऊपर से निकल जाती है। ओके चलो जी, मैं इसको चेक करूंगा एग्जैक्टली जितना मुझे याद है ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है। अगर आप देखो जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल है ना, जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। बट ऐसे मैं एक बार फिजिक्स, आपने सही बोला, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ ओके लाइट सर। फिजिक्स में पढ़ के फिर बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। ओके सर। अगर हम चाहते तो इस वाले को होल्ड पे बस ना, मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा दिमाग का थ्योरी वो यही है कि जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल है वो बहुत मुश्किल, जैसे रेड नहीं होता है तो छोटा पार्टिकल रेड वाले को कर रहा है, बड़ा पार्टिकल होता जाएगा वैसे वैसे करता जाएगा। ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं इसको देख लूंगा। आ जाओ जी। ओके सर। नेक्स्ट देखना। ये तुम्हारे पास क्या था, ब्राउनियन मूवमेंट हैज टू बी एक्सप्लेन टू देखो द हैज टू बी एक्सप्लेन टू बी ड्यू टू द अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम की डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज सब आपस में लड़ते रहते हैं। The Brownian movement has a stirring effect which does not permit the particles to settle and thus is responsible for the stability of the ball. ठीक है। आ जाओ। यस। चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात करते हैं। इसको इसको याद करने का एक तरीका भी बनाया मैंने। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। आ जाओ इसको देखते हैं यहाँ पर। सारे लोग देखना, यहाँ से समझने वाली चीज है जेटा पोटेंशियल, है ना, हजार बातें हैं यहाँ से। आओ देखें। आपके पास सबसे पहला चीज, आपने प्रेसिपिटेट लिया। अरे सताक्षी तुमने पूछा भी तो था, पेप्टाइजिंग एजेंट की बात की थी, यस सर। है ना? आओ, पेप्टाइजिंग एजेंट तो मैं यहीं पे देख के बता दे रहा हूँ। वही जिसको हमने डाला होता है, ये देखो, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। आ जाओ इसको अभी देखो, यहाँ पे देखते हैं। आपके पास ये कोलॉइडल पार्टिकल है, ये कोलॉइडल पार्टिकल कैसे प्रेसिपिटेट है बेसिकली, ये पीपीटी है। और पीपीटी भी किसका है, आसान ले लेते हैं,
एजीआई का है। एजीआई का कलर क्या होता है प्रेसिपिटेट का? लास्ट क्लास में मैं देखा था। एजीआई का कलर क्या होता है? येलो। यस। ठीक है। इस येलो प्रेसिपिटेट के ऊपर आपने क्या किया? आई माइनस प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मतलब कुछ और भी आके चिपक सकता था, बट आई माइनस आके इसके ऊपर, जैसे ही आई माइनस इसके ऊपर आके चिपक रहा है, ये निगेटिवली चार्ज कोलॉइड हो गया। आया समझ में मैं क्या बात कर रहा हूँ? इसी तरीके से ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एजीआई हो और एजीआई के ऊपर आपके पास एजी प्लस आके चिपकना शुरू हो जाए। आया समझ में? एजी प्लस आके चिपकना शुरू कर दे। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? इसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, कोलॉइडल पार्टिकल। क्या पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल समझ में आ रहा है? कौन सा यस। कब Yes, एड्सॉर्ब sir. होगा वो सीखने वाली बात है। बट क्या सबको क्लियर हुआ? नम्रता हाँ या ना? बोलती नहीं है ये। Yes, sir. ठीक है, पक्का है ना? Yes, sir. चलो जी, ओके। अब देखो तुम्हारे पास क्या है इसी में, अगर हम सीखें, और मैं आपको एक बुक और दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। राजा जी देखा यहाँ पर, अरे गायब है। चलो जी, कोई नहीं, यही बताता हूँ आपको, है ना? आ जाओ, इसमें देखना। आपके पास क्या है, यहाँ पे जो पहला वाला लेयर आपके पास आया है, ये जो पहला वाला लेयर है, ये एड्सॉर्प्शन होके चिपक गया। इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड लेयर। क्या बोला जाएगा बताओ भाई? इसको बोलेंगे फिक्स्ड लेयर। Excellent. ठीक है। और फिक्स्ड लेयर के ऊपर अभी लेट्स से ये ऐसे बनता है। आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने केआई डाला हुआ है। केआई भर भर के, सॉल्वेंट की तरह तो भर भर के डाला हुआ है, ठीक है? तो केआई बहुत ज्यादा अमाउंट में, यस सर। आपने एजीएनओ3 डाल दिया थोड़ा सा। अब जैसे ही एजीएनओ3 को इसमें अंदर डाल दिया, आपके पास प्रेसिपिटेट बना होगा एजीआई का। और अगर आप देखो इसमें ज्यादा कौन सा होगा, आपके पास आई माइनस खूब भर रखा होगा ना, इसके अंदर काफी सारा आई माइनस भर रखा होगा। और ये जो आई माइनस है, ये इसके ऊपर आके चिपकता है। आपको दिखा कि कैसे डिसाइड हो रहा है? क्योंकि आपने एजीएनओ3 डाला, एजीएनओ3 कम अमाउंट में रहा होगा, और एजीएनओ3 का कुछ पोर्शन केआई के साथ रिएक्ट करके एजीआई बनाया प्रेसिपिटेट, और केआई का आई माइनस खूब सारा प्रेजेंट है अभी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो आई माइनस आके चिपकना शुरू करता है। इसी चीज को आप उल्टा कर सकते हो। कैसे? लेट्स से आपने क्या किया, आपने इसी के अंदर आपने लिखा है AgNO3 का सॉल्यूशन है, और आपने इसके अंदर KI डाल दिया थोड़ा सा। अगर आपने KI डाल दिया तो इस बार क्या होगा? इस बार AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा। इस बार कौन सा वाला आयन, कॉमन आयन कौन सा ज्यादा है? Ag प्लस वाला ज्यादा है। इस बार Ag प्लस वाला आके चिपकेगा। आया समझ में कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला बनेगा? आया ना? यस सर। है ना? जो वाला कॉमन आयन होगा और कॉमन आयन ज्यादा वाला, जो ज्यादा अमाउंट में, वो जाके चिपक जाएगा। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? क्या ये दोनों सॉल्वेंट से समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो तुम्हारे पास क्या होगा, इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। Colloidal particles always carry an electric charge, and nature of this charge is same on all the particles in the given solution and may be either positive or negative. अब जब सब पे सेम होगा तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से ही कोलॉइड स्टेबल होता है। पार्टिकल एक साथ जुड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सब पे ही एक जैसा चार्ज है। ठीक। अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन सॉल्व्स विद द नेचर ऑफ देयर चार्जेस प्रेजेंट एंड गिवन बिलो। आ जाओ जी, देखो पहला याद करने का तरीका क्या होगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस स्पेसिफिकली इस टेबल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और याद करना भी थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इतना सब कुछ है। हम ना एक ही टेबल याद करेंगे, मतलब एक ही पोर्शन याद करेंगे इसका। क्यों?
क्योंकि कम याद करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। अगर एक साइड का पता है तो ऑब्वियसली जो नहीं पता वो किस तरफ आएगा, वो दूसरी तरफ वाला ही होगा। आए पहले लॉजिक समझ में आया कि अगर आपने एक तरफ याद कर लिए तो ऑब्वियसली जो दूसरा आ रहा है तो वो दूसरी तरफ का ही होगा। क्लियर सबको पहला लॉजिक? यस यस सर। दूसरी चीज देखो, पॉजिटिव को मैंने बेसिक से रिलेट कर रखा है। कैसे रिलेट कर रखा है? आप देखते हो एसिडिक जब चीज होती है तो एसिडिक का पीएच भी कम होता है। बेसिक हमेशा पॉजिटिव स्केल पे बेसिक ऊपर की तरफ होता है, देखा है ना? तो यस जो भी सर यस सर। पॉजिटिवली चार्ज चीजें हैं, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, वो सारे के सारे बेसिक से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। आप देखो पहले वाले केस में हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। बेसिक है तो पॉजिटिव होगा। आया समझो पहली वाली लाइन? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर मैं क्या कनेक्शन बताना चाह रहा हूँ सारे लोगों को, ये सुनना वापस से। मैं कह रहा यस हूँ कि अगर बेसिक मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और अगर बेसिक है तो पॉजिटिव होगा। सेकंड चीज, बेसिक डाई स्टफ है ना, मिथाइलिन ब्लू, जितने भी तुम्हारे पास बेसिक डाइज है वो सारे के सारे ये रहेंगे। मिथाइलिन ब्लू आपका अमोनिया का डाई होता है। ठीक है, अमोनिया का डाई। नाइट्रोजन इज अ लुइस बेस। नाइट्रोजन पता ना आपका, लुइस बेस होता है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकते हो। मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर नाइट्रोजन के ही आते हैं अक्सर। आपने ये भी ध्यान दिया होगा, ब्लू कलर नाइट्रोजन के आते हैं, है ना? जो ब्लू कलर नाइट्रोजन के आते हैं तो ब्लू कलर नाइट्रोजन की वजह से है, और नाइट्रोजन बेसिक होता है, और अगर बेसिक होता है तो पॉजिटिव होगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आई सबको? यस सर। यस सर थर्ड चीज देखो, ब्लड ब्लड कैसा होता है? बेसिक बफर होता है कि नहीं होता है? इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ब्लड इज अ बेसिक बफर। यस सर यस ठीक सर। है, और अगर बेसिक है तो अगेन पॉजिटिव होगा। और आपके पास ऑक्साइड, फिर से वही आ गया, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो या फिर ऑक्साइड्स हो, मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होंगे, और बेसिक होगा तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब तुम दूसरी तरफ का कुछ भी देखो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, आप चाहो तो इस तरफ भी याद कर सकते हो। सीधे मेटल की बात करें नेगेटिव होगा, मेटालिक सल्फाइड्स की बात करें नेगेटिव होगा, एसिड डाई, कॉन्गो रेड डाई, रेड ब्लू। देख रहे हैं? आपको पीएच स्केल से ही क्लियर हो रहा है। रेड रेड तुम्हारा पीएच स्केल किधर आएगा? एसिडिक की तरफ ही आएगा। और एसिडिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है। सर और लास्ट क्या है? बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हो सारे के सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। आप कोई एक याद रख सकते हो, उससे आपका ये टेबल क्लियर हो जाएगा। किसी को भी डाउट है तो देख सकता है, इसको रीड कर सकता है, फिर हम आगे चले। चलो जी आगे। यस यस सर। सर ठीक है। द चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजंस। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व। आपको समझ में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन या तो चिपक जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सोल्यूशन, और ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अभी मैंने आपको ये चीज बताया कि पहले प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन वाली बात समझ में आ गई सबको, है ना? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन वाली बात क्लियर हो? यस सर। ठीक है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्लियर है। अभी हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर समझने जा रहे हैं। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है। द सॉल्व पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। अभी मैं आपको यही समझा रहा था। व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्जन मीडियम, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयन कॉमन टू द कोलॉइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। ये वाली लाइन जो हाईलाइट की, क्या सबको समझ में आई? यस सर है ना? यस सर। This can be explained by taking the colloidal following examples. When silver nitrate is added to potassium iodide, ठीक है, द प्रेसिपिटेट, यही वाली चीज जो मैंने अभी आपको वो बना के दिखाया। ठीक है,
हाँ जी, क्या ये वाली बात समझ में आई? ये वाला पेज ना, इसको मैं आपको समझा रहा और आप इसे रीड करोगे अब। भाई सारे लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे ये क्या हो रहा है? यस सर। चलो जी, इधर देखना। इसमें और जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या होता है? डबल लेयर को समझना शुरू करते हैं। डबल लेयर में आपके पास क्या होगा? पहला लेयर तो आपके पास कैसा आया, जो आपके पास आई माइनस के, आई माइनस जो जुड़ना था वो जुड़ गया। दूसरा जो लेयर होगा, आई माइनस को देख के के प्लस भी तो चिपक सकता है कि नहीं चिपक सकता, हाँ या ना? Yes. ठीक है। अब देखो इसमें दो तीन डाउट है, नई एनसीईआरटी में कुछ है, पुरानी एनसीईआरटी में कुछ है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो मैं आपका डाउट पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ये आपके पास ऐसे डबल लेयर आपको दिखा है, पहला लेयर ये रहा फिक्स लेयर, और दूसरे लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज माने बिखरा हुआ, क्योंकि इसमें के प्लस आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं। पहला वाला लेयर क्यों फिक्स लेयर है? क्योंकि एड्सॉर्प्शन से चिपका हुआ है, ऐसे समझ लो लॉक हो गए हैं ये। दूसरा वाला लेयर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कई बार कई बुक्स में ऐसा भी है कि इसके बाद के भी आयंस आके चिपक सकते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल है भाई, है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कई बुक्स में इनको इन्होंने बोला है डिफ्यूज लेयर, और कई बुक्स में हमने के प्लस को बोला है। आप ऐसे समझो कि दो लेयर की अगर हम बात करें, तो एक लेयर तो आपके पास ये हो गया जो एड्सॉर्प्शन वाली लेयर है, दूसरी वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली लेयर है। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? क्या फिक्स लेयर क्लियर है? ये फिक्स लेयर है, ये डिफ्यूज लेयर है, आप यही मान के चलोगे। ये फिक्स लेयर है जो एड्सॉर्प्शन से आएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगा वो डिफ्यूज लेयर है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, उसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। क्या डबल लेयर समझ में आया? क्या जेटा पोटेंशियल यस समझ में सर। आया? हाँ भाई, सताक्षी, ख्याति, नम्रता, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलो जी, अब इस पेज को पूरा का पूरा पेज को आपने पीछे से पढ़ना शुरू करना है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ जी, आवाज आ रही है? आपने पढ़ा यस सर। Yes, sir. Done. पूरी पूरे पेज में? किसी भी पॉइंट पे डाउट? अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस को छोड़ के? नो सर। पक्का? ये ऐसा कैसे हो रहा है कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा है? मुझे इस बात पे शक हो रहा है। पक्का? या तो तुम लोग रीड नहीं किया, या तो तुम लोग सही में बहुत अच्छे बच्चे हो, जो कि मुझे लगता है। हाँ, पक्का ना? Elaborate. क्लियर है? Yes, sir. यस सर सर एक डियर। डाउट है। हाँ बताओ, ये वही बोल रहा हूँ, बताओ इशिता। सर यहाँ जो पर ए हुआ पॉइंट है नई वाली एनसीईआरटी में, उसमें हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिखता है। हाईली डाइल्यूटेड, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। वो कह रहे कि आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में तो सर वो वाला कम होगा। हाईली डाइल्यूटेड का मतलब पता है क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो एजीआई, जो केआई है, वो काफी ज्यादा होगा, सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, बस वो ये कह रहा है। सर दोनों को हाईली डाइल्यूटेड लिखा है। कहाँ पर ये एक मुझे फोटो भेजना ग्रुप पे अपने। अभी भेज रही हूँ सर। भेजा आपने? यस सर भेज। हम्म। तो व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड, अरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, बात अभी भी वही है। बात अभी भी वही है कि एक यस ज्यादा सर। होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, बस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट? एक और है सर। हाँ बोलो। सर जब एक फिक्स्ड लेयर हो गई, उसके हम्म। बाद में दूसरी लेयर आई के प्लस की, हम्म। फिर वो दोबारा के प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और लेयर को ले रहा है। हम्म। सर वो क्यों ले रहा है जब उसका दूसरे के साथ तो ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया है फिर। बच्चे आप इसको ना, ये आपने थोड़ा गलत सोचा है। क्योंकि जो चार्ज होते हैं, ये तो फिर लैटिस वाली बात ही गड़बड़ हो जाएगी ना, कि चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना। वो तो जितना भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास, वो तो सबको अट्रैक्ट करेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो एक ही को अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फील्ड में जो भी आएगा वो सब अट्रैक्शन होगा, किसी एक चीज का नहीं, है ना? और बताओ। यस सर। और भी कोई डाउट? नहीं सर। चलो जी, आ जाओ जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ नहीं है, आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस सॉर्ट ऑफ है। ठीक, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, मैं साथ ही साथ बता दूंगा। आपने ये दो इलेक्ट्रोड लगाए, है ना? कोलॉइडल पार्टिकल पे कोई ना कोई चार्ज होगा, और अगर कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होगा तो क्या होगा कि तुम्हारी चीजें जाके, लेट्स से ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इस प्लेट की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जाके चिपकने लगेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई? दिस इज, हम ऐसे चेक करते हैं कि कोई चीज कोलॉइड है कि नहीं है। आ जाओ जी, देखो। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि चार्ज है कि नहीं है वो ऐसे चेक किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड between two platinum electrode dipped in a colloidal solution. The colloid move towards one or the other electrode. The movement of colloidal particles under applied electric field is called electrophoresis. Positively charged particles move towards the cathode while negatively charged particles move towards the anode. है ना? This can be demonstrated by the following experimental setup. देखा? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज उधर जाएंगे। When electrophoresis, that is particle movements prevented by suitable means, it is
observed that the dispersion medium begins to move in an electric field. The phenomenon is known as electroosmosis. वो कह रहे हैं कि अगर बीच में आपने कुछ ऐसा चीज लगा दिया जिससे मूवमेंट हिंडर हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या कोई डाउट है इसमें? क्लियर? नो सर। ठीक। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई डाउट बच्चे? किसी को भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दो। इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, तो जो भी चार्ज होगा वो दूसरी तरफ जाएगा और उस पे जाके डिस्चार्ज होने लगेगा। इलेक्ट्रोलिसिस वाली बात हो गई ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होने, मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं होने लगे। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बस उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। चलो। हाँ भाई, किसी और को कोई डाउट? अमृता, ख्याति, लोना, सताक्षी, समीर? समीर तो है ही नहीं। नो सर। सार्थक? नो सर। ठीक है, नो आ सर। जाओ जी। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपका जो स्टेबिलिटी है वो इस वजह से है कि इस कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्जेस है। अगर आपने ये चार्जेस किसी तरीके से हटा दिए या इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो आपका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। दो कोलॉइडल पार्टिकल क्यों नहीं चिपक जाते हैं? क्योंकि इन दोनों पे सेम चार्ज है। सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा जब वो पास आएंगे, और पास आएंगे रिपल्शन होगा, वो दूर भागेंगे। अगर आप ये चार्ज खत्म कर दो तो ये चिपकेंगे, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, ये ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे सेटल डाउन करना शुरू कर देंगे। आया समझ में? कि कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर जुड़ेंगे जुड़ेंगे, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, नीचे सेटल डाउन करना शुरू कर देंगे, और सेटलिंग डाउन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या प्रेसिपिटेशन समझ में आया क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे कराया जा सकता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखना, कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ lyophobic salts is due to the presence of charge on colloidal particles. If somehow the charge is removed, the particles will come nearer to each other, form aggregates, and settle down under the force of gravity. The process of settling of colloidal particles is called coagulation or precipitation of salt. ठीक। सबसे पहला चीज वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी किया जा सकता है। कैसे? अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से करो, धीमे धीमे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज मूव करेगा, और सारा का सारा चार्ज मूव करके यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होके गिर जाएगा। हाँ या ना? ऐसा में जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में होता है कि आयंस जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं और गिरने लग जाते हैं। यस सर। सर ये कह सकते हैं उनका मास इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो कोगुलेट कर रहे हैं। मास इंक्रीज हो रहा है, हाँ, कि वो एग्रीगेट बना रहे हैं, तो एग्रीगेट बना यस रहे हैं। सर। मेन चीज है एग्रीगेट बना रहे हो, तो मास इंक्रीज नहीं है। मास इंक्रीज करना तो गलत बात है, किसी चीज का मास कैसे इंक्रीज हो सकता है? वो जुड़ रहे हैं। सर मतलब वो एक पार्टिकल बड़ा सा बना रहे हैं जिसका ज्यादा मास है एक तरीके से, हाँ, ठीक है। ये कह सकते हो। तो वही चीज है ना, जुड़ने, एग्रीगेट फॉर्मेशन बोला जाएगा यस इसको। सर। ठीक है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस की तरह यहाँ पे आयंस जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे और डिस्चार्ज होके गिरने लगेंगे? पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की बात करते हैं। ठीक है, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स, ऑपोजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस। भाई पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट लिया, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट लिया, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बन जाएंगे और न्यूट्रल बन के गिर जाएंगे। And get partially or completely precipitated, mixing of hydrated ferric oxide and arsenic sulfide, bring them in the precipitated form. This type of coagulation is called mutual coagulation. आई बात समझ में? यस सर। म्यूचुअल कोगुलेशन सबको समझ में आया? दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट को जोड़ दिया बाय बॉइलिंग। आ जाओ जी, बॉइलिंग को समझते हैं। बॉइलिंग वाले केस में क्या होता है? बॉइलिंग वाले केस में जो आपके पास आयंस हैं जो ऊपर चिपके हैं, जब आपके पास पानी या फिर कोई सॉल्वेंट बॉईल होगा तो उसका मूवमेंट बहुत तेज होने लगेगा, है ना? तो जो पानी के पार्टिकल्स ये आपस में आके से धड़ाम से एक दूसरे पे लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो इसके ऊपर के जो आयंस है वो झड़ जाएंगे। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूँ? आप ऐसे समझ लो जैसे मिट्टी लगी है कपड़े पे और ऐसे झाड़ते नहीं हो आप तो मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। होगी कि नहीं यस होगी? सर।
आप झाड़ोगे बहुत तेज, ऐसे आप हाथ मारते हो तो मिट्टी झड़ने लग जाती है। वैसे ही यस तुम्हारे पास जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो आई माइनस इसका जो है वो झड़ना शुरू हो जाएगा, आई माइनस कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आई माइनस कम होना शुरू हो गया तो वो धीमे धीमे बहुत ज्यादा करने पे हट जाएगा। और बॉइलिंग की वजह से जब आई माइनस हट गया तो दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल आपस में चिपक सकता है, एग्रीगेट बना के प्रेसिपिटेशन होगा। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई कि बॉइलिंग से कैसे होता है? यस सर। यस सर। ठीक है नम्रता? यस सर। ठीक है। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होगा, अगर आप देखो तो हमने ये शुरुआत में पढ़ा था कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट डालना जरूरी है लायोफोबिक में, वरना वो नहीं होता। परसिस्टेंट डायलिसिस से क्या होगा, जो आई माइनस आपका चिपका हुआ है वो बार बार सारे के सारे आयंस हट जाएंगे। और अगर आयंस हट गए तो वापस से क्या हो जाएगा भाई, वो चीज खराब हो जाएगी, आपका स्टेबिलिटी चौपट हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। बार बार आप आयंस हटाए, ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट आर ऑलमोस्ट रिमूव कंप्लीटली एंड द कोलाइट बिकम अनस्टेबल एंड अल्टीमेटली कोआगुलेट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसका क्या मतलब है? आप ना ऐसा समझो कि आपके पास एक निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव के ऊपर आप अगर पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको चिपकाएगा और चिपका के नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, न्यूट्रल करेगा और फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस डाल देंगे, वो पॉजिटिव आयंस इसको पकड़ के कोagulate करना शुरू कर देंगे। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? कि यस पॉजिटिव सर। आयंस आएंगे उसको पकड़ेंगे और कोagulate करना या प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देंगे। तो हम ये बोलते हैं यहां पर कि जितना बड़ा चार्ज होगा मेटल पे, जितना बड़ा चार्ज होगा वो उतने ज्यादा कोलॉइड के पार्टिकल को पकड़ेगा। हो गई सही बात कि आपके पास क्या, ऐसे समझ लो Mg और Cl2 होता है कि एक मैग्नीशियम दो क्लोरीन को पकड़ता है। एल्युमिनियम के साथ करोगे तो एक एल्युमिनियम तीन क्लोरीन को पकड़ता है। आया समझ में? तो यस जितना सर। ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास कोagulation वाली बात होगी। ठीक है, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। द रीजन इज दैट द कोलॉइडल्स इंटरैक्ट विद आयंस कैरिंग चार्ज अपोजिट टू देयर दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ, कि जो उन पे प्रेजेंट है उससे ऑपोजिट के साथ रिएक्ट करेगा। दिस कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू देयर कोagulation. The ion responsible for neutralization of charge on the particle is called the coagulating ion. The negative ion causes the precipitation of positively and vice versa. It has been observed generally the greater the valence of the foculating ion, foculating is coagulating की बात कर रहा है, the greater is the power to cause precipitation, कि चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाई चांस है प्रेसिपिटेट कराने का। दिस इज नोन एज हार्डी-शल्स रूल। इस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आते ही थे जब तक ये चैप्टर था। इन द कोagulation ऑफ नेगेटिव सॉल्ट द फॉकुलेटिंग आयन इज इन द ऑर्डर, देखो चार्ज के ऊपर है। अब एक ये वाली बात तो सबको समझ में आ जाती है कि आपका वैलेंसी वाली बात क्लियर है, वैलेंसी वाली बात क्लियर, वैलेंसी ज्यादा होगा तो ज्यादा कोagulate करेगा, हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही? यस सर। यस यस सर। सर। अब दो डिफरेंट बातें हैं, दो डिफरेंट बातें। पहली बात क्या है, कोagulating पावर हो गया, दूसरी बात क्या है, कोagulating वैल्यू हो गया। देखो, पावर उसका ज्यादा जिसका चार्ज ज्यादा, पावर उसका ज्यादा जिसका चार्ज ज्यादा। तो कैटायन में Al3+ हो गया, एनायन में आप यहाँ देखो FeCN6 4 नेगेटिव हो गया। तो पावर उसका ज्यादा है जिसका चार्ज ज्यादा है। वैल्यू की बात करते हैं, अगर आपके पास Al+3 का पावर ज्यादा है तो आपको उसका अमाउंट कम लगेगा। ये बात समझना। मान लो तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुम्हारी लड़ाई में 10 लोग लड़ने के लिए जा रहे आए हैं तुमसे, तुम मुझे अकेले को लेके जाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, मेरा पावर काफी है तो मेरी वैल्यू है ना कि मुझे कम से कम लोग। अब यही तुम छोटे मोटे बच्चे लेके जाओ क्लास 6 7 के कि उनको मारना है तो तुमको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? तो उनकी पावर यस सर। कम है तो उनकी वैल्यू ज्यादा है ना? तो वैल्यू की बात मतलब कि कितने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर पावर बढ़िया, अगर बढ़िया चीज लोगे तो एक ही लेने की जरूरत है, और अगर खराब लोगे तो बहुत सारे लेने की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? यस सर। क्या सबको ये वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में है? क्या कोagulating पावर और कोagulating वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
पावर चार्ज पे डिपेंडेंट है, और अगर पावर ज्यादा होगा तो रिक्वायरमेंट कम होगी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी सारे लोग भी भैया को कुछ तो बोल दो। बोलो बेटा। अरे बेटा बोलो। नम्रता बोलो। ये आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर। बता रही है। तो बेटा बोलो ना, सर आ रही है, आवाज आ रही है। नम्रता, ख्याति, क्या आपको क्लियर है? लोना, क्या क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। पक्का? यस सर। चलो देख लो। यहाँ तक ये वाला पेज आप लोग रीड कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो बताओ। ये वाला जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, इसको जरूर से देखना। इसका डेफिनेशन देखना क्या लिखा है। डेफिनेशन है द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स पर लीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनी मोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड 2 आवर्स इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। है ना? इसको बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर इज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन। पावर ज्यादा है तो वैल्यू कम। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक करना है कि सर, हाँ जी। सर ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें कैथोड की तरफ जा रहा है और ऊपर लिखा है कि पार्टिकल मूव्स टुवर्ड एनोड। कहाँ पे? हाँ। सर जो डायग्राम दिया है शायद इसमें लेबलिंग गलत की हुई है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो ऊपर नीचे हो जाता है। यस सर। देख लो भाई, सारे लोग जल्दी जल्दी देख। ठीक है, आ जाओ। ये वाले पार्ट पे आता हूँ। आ जाओ सारे लोग, समझना क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख। हमारे पास, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम लायोफोबिक के लिए पढ़ रहे थे। याद है? मैंने आपको बोला था जितना भी हम पढ़ रहे हैं लायोफोबिक के लिए पढ़ रहे हैं। लायोफिलिक वाला तो बढ़िया ही है। यस सर। ठीक है। लायोफो अब लायोफिलिक का अगर आपको कोagulation कराना है तो क्या करना पड़ेगा? लायोफिलिक को इमेजिन करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप चिया सीड्स इमेजिन करो। तो चिया सीड्स के पास क्या होता है कि उसके ऊपर पानी चढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता है? पानी का लेयर बन जाता है। ये पानी का लेयर क्यों बनता है? क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन फेज, इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है या इंट्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको इसको कोगुलेट करना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहली चीज तो क्या है? पहले तो आपको रिमूव करना पड़ेगा इस लेयर को। हाँ या ना? ये बात समझ में, रिमूवल ऑफ लेयर। यस सर। ना तो आप पहले तो इसके ऊपर की लेयर हटाओ। सेकेंड चीज आपको क्या करना पड़ेगा? जब लेयर हटा ली तो लेयर हटाने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? इनको कोगुलेट करेगा या इनको प्रेसिपिटेट कराएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि आप इसके अंदर का लेयर हटाओ। और ये लेयर क्यों हटाना जरूरी है? क्योंकि हमेशा पार्टिकल बहुत ज्यादा उसके ऊपर सॉल्वेंट चिपका होएगा। आप सॉल्वेंट नहीं हटाओगे, काम नहीं बनेगा। अब लायोफिलिक की यही प्रॉपर्टी कि उसके ऊपर सॉल्वेंट चिपक जाता है, ये इसको एक बहुत बढ़िया पोजीशन देती। क्या? एज अ प्रोटेक्टर। क्या? एज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स जिसमें इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता, उसमें हम लायोफिलिक सॉल्ट डालते हैं थोड़ा सा। तो लायोफिलिक सॉल्ट क्या करता है? जैसे ये लायोफोबिक का पार्टिकल है, इस पे लायोफिलिक सॉल्ट जाके चिपकता है और फिर इसके ऊपर तुम्हारा कवरिंग हो जाती है। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? लायोफोबिक के ऊपर जाके लायोफिलिक चिपका और फिर लायोफिलिक के ऊपर सॉल्वेंट चिपक जाता है। आया? यस सर। वापस से सुनो सारे लोग। ये आपका लायोफोबिक है। लायोफोबिक के ऊपर
तुम्हारा लायोफिलिक वाला जाके चिपका, और फिर लायोफिलिक के ऊपर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट चिपक जाता है। आप देखो आपने इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसको तोड़ना मुश्किल है। क्यों तोड़ना मुश्किल है? आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ जो अंदर वाला पार्टिकल है उसके साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ना उसको वो न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? सारे लोग बताओ, यस सर। बाकी सारे लोग यस भी। सर। यस सर। ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है तो वो अंदर वाले को नहीं कर पा रहा है न्यूट्रलाइज, तो इस तरह प्रोटेक्टर का काम करेगा। तो इसी चीज को हम बताते हैं कैसे, गोल्ड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड सॉल होता है वो बहुत बढ़िया तुम्हारे पास ऐसे रहता है। ठीक है, देखना यहाँ पर, गोल्ड नंबर ऑफ अ लायोफिलिक सब्सटेंस इज मिनिमम मास ऑफ लायोफिलिक सब्सटेंस इन मिलीग्राम्स which prevents the coagulation of 10 ml gold sol against 1 ml of 10% NaCl। आ जाओ, आपके पास है ये, आपके पास है गोल्ड सॉल, ये रहा ना, कितना, 10 ml गोल्ड सॉल। इस 10 ml गोल्ड सॉल में आप क्या डाल रहे हो, NaCl डाल रहे हो। इसका कितना है तुम्हारे पास, देखना है, ये है 1 ml ऑफ 10%। ठीक है, 1 ml ऑफ 10% NaCl आपने डाला। क्या ये बात समझ में आई? 1 ml यस ऑफ 10% आपने NaCl डाला इसमें। जैसे आपने ये डाला, आपको पता है कि यहाँ पे कोagulation होगा, तो आप क्या करो, अपनी तरफ से एक लायोफिलिक लायोफिलिक सॉल्ट डाल रहे हो, अपनी तरफ से एक लायोफिलिक सॉल्ट डाला। जब अपनी तरफ से लायोफिलिक सॉल्ट डाला, तो ये लायोफिलिक सॉल्ट जाके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा। तो अगर आपको लायोफिलिक सॉल्ट ज्यादा डालना पड़ रहा है इतने को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका जो पावर है, समझ में आ रहा है ना, वो खराब होगा कि नहीं होगा? यस अरे सर। तुम्हें ज्यादा डालना पड़ रहा है, तुम्हें ज्यादा डालना पड़ रहा है, तब जाके वो सेव कर पा रहा है। अगर कम डालना पड़ेगा तो उसका प्रोटेक्शन पावर क्या है, अच्छा यस है ना? तो कम डालना पड़ रहा है, कम से ही ज्यादा काम कर रहा है वो। कम डाला, ज्यादा प्रोटेक्ट किया। ज्यादा डाल रहा है, मतलब कि वो कम प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो सीधे सी बात है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। मोर गोल्ड नंबर इज इक्वल टू लेसर प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड। प्रोटीन इन आर ब्लड एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ब्लड इमल्शन एंड आयंस प्रेजेंट। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। पक्का? कोई जिसको डाउट हो इसमें? नो सर। ठीक है, आपने इसको रीड करना है। मैं 45 पे क्लास बंद कर रहा हूँ, है ना? तो आपके पास ये वाला रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। क्लास हमारा नेक्स्ट कब होगा, वेडनेसडे को होगा, है ना? वेडनेसडे को 8:30 टू 10:30, या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 10:30 तक तो होगा ही होगा। ठीक है, इमल्शन वाली चीज को देखना आप। आ जाओ, इमल्शंस को देखते हैं। इमल्शन हमारे पास क्या है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। अभी तक हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे थे, इस बार हम लिक्विड लिक्विड की बात करें। तो ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एक टाइप हो गया, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल एक अलग टाइप हो गया। दिख रहा होगा आपको ये दोनों चीजें, आसान सी बात है। इसको ना, ये आपस में मिक्स नहीं होते, तो आपको जबरदस्ती इनको ऐसे स्टर करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाके कुछ मिलता है। ऐसे में इफ द मिक्सचर ऑफ टू इज इमिसिबल इज टेकन अ कोर्स मीडियम ऑफ लिक्विड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज कॉल्ड इमल्शन। इन द फर्स्ट वाटर एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या होगा, तो हमारे पास मिल्क एंड वैनिशिंग। दूसरे वाले केस में अगर आप देखोगे, जो बटर है, क्रीम है, उसमें आपके पास ऑयल है और ऑयल में वाटर डला हुआ है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? हम क्या कह रहे हैं, हम लिक्विड लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। यस सर। यस। ठीक है, इमल्शंस ऑफ वाटर। अब ये कह रहा है, ये जो दोनों तुम्हारे पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बस इतना बता रहे हैं कि आपके इमल्शंस अनस्टेबल होते हैं, और अगर इमल्शंस अनस्टेबल होते हैं तो आपको इमल्सीफाइंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे। वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इमल्शंस ऑफ ऑयल एंड वाटर अनस्टेबल, समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। आप ये देखो, तुम दूध को बाहर रख दो, दूध अपने आप फट जाता है। For stabilization of emulsion, a third component called emulsifying agent is added.
The emulsifying agents form an interfacial layer between the suspended particle and the medium. वैसे ही देखो, ये डिस्पर्जन मीडियम है, इसके ऊपर लेयर बना लिया, लेयर बनाने की वजह से अब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज में जो इंटरेक्शन है वो अलग हो गया. The principal emulsifying agent are proteins, gums, natural and synthetic soaps. प्रोटीन होता है दूध में, होता है कि नहीं होता है, उसी से तुम्हारे पास रहता है. तुम्हारे पास वाटर एंड ऑयल के लिए अलग केस है. Emulsions can be diluted with any amount of dispersion medium. On the other hand, the dispersed medium when mixed forms a separate layer. The droplets in emulsion are often negatively charged and can be precipitated by electrolytes. ये याद रखना है. They also show Brownian motion and Tyndall effect. Emulsions can be broken into constant particles by heating, freezing or centrifuging. यस ठीक है, ये आपका जो कोलॉइड अराउंड अस है, आपने इसका रीडिंग करना है. मैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड पढ़ाऊंगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम मेटलर्जी से ही शुरू करेंगे कि ये वाला पोर्शन मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स का रह गया, उसके बाद हम शुरू करेंगे. आज वैसे मेरा प्लान थोड़ा लंबा था, ड्यू टू सम इमरजेंसी मेरे घर के पास ऐसे वो